नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सबलानिया सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, जिसका नाम है चाल और वेग। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी दूरी और विस्थापन की तथा मात्रक के बारे में। उसके अगला टॉपिक आज चाल और वेग देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन चाल की, कि चाल किसे कहते हैं। नॉर्मली अपन सब जानते हैं कि चाल किसे कहते हैं, दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। अर्थात दूरी तथा समय के अनुपात को क्या कहा जाता है, चाल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अपन इसकी यदि परिभाषा की यदि बात करते हैं तो आपके पास हो जाएगा दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो अपन कह देंगे क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखो दोस्तों, अपने पास परिभाषा ये है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि बात करते हैं अपन इसके मात्रक की, तो आपको पता है दूरी का मात्रक अपन पहले पढ़ चुके हैं। दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और इसलिए आपके पास चाल का जो मात्रक है वो क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। पिछली वीडियो में अपन ने ये भी देख लिया है कि जो चाल होती है वो आपके पास कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। अर्थात चाल आपके पास अदिश राशि है। और बात करते हैं अपन यदि वेग की, बात करते हैं अपन यदि वेग की, तो जिस प्रकार से यहाँ पे दूरी दिया हुआ है, वेग में क्या बन जाएगा, विस्थापन बन जाएगा। और परिभाषा क्या बन जाएगी, विस्थापन में परिवर्तन। यहाँ पे दूरी में परिवर्तन है और वेग में क्या बन जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, वेग कहलाती है। अब बात करते हैं अपन विस्थापन में परिवर्तन की दर। इसका मतलब ये विस्थापन और बटे समय, ये हो जाएगा समय। यदि इसके मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। और समय का मात्रक भी क्या होता है, सेकंड होता है। इसलिए वेग और चाल दोनों का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल एक अदिश राशि थी, क्यों थी, क्योंकि दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। लेकिन यहाँ पे वेग का संबंध किससे दिया हुआ है, विस्थापन से दिया हुआ है। और विस्थापन कैसी राशि होती है, सदिश राशि। इसलिए वेग भी आपके पास कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। अर्थात चाल अदिश राशि होगी तथा वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। दोनों के मात्रक जरूर क्या होते हैं, समान होते हैं। आगे यदि अपन बात करते हैं औसत चाल की, तो देखो दोस्तों, औसत अपन सब जानते हैं कि औसत एक माध्य का मान होता है। औसत एक माध्य का मान होता है। तो औसत चाल की यदि अपन बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, कुल दूरी बटे लगा कुल समय। यह आपके पास परिभाषा किसकी हो जाएगी, औसत चाल की। औसत चाल का मतलब है दो या दो से अधिक यदि चाल आपके पास दी हुई होती है तो उनका एक माध्य चाल क्या होगी, और वो माध्य चाल आपके पास क्या कहलाती है, औसत चाल कहलाती है। इसके आगे एक शब्द आता है आपके पास ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल का मतलब यह होता है कि किसी क्षण, या अपन कह सकते हैं कि समय के किसी भाग में या अचानक किसी क्षण अपन यदि चाल देखते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, ताक्षणिक चाल बोलते हैं। जैसे यदि अपन किसी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वाहनों का जो स्पीडोमीटर होता है,
वाहनों का क्या होता है, स्पीडोमीटर, जिसे गति सूचक यंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गति सूचक यंत्र। अर्थात अपनी जो गाड़ी होती है, अपनी जो बस होती है, वो किस गति से चल रही है। तो आपके पास प्रश्न आ जाए कि वाहनों का स्पीडोमीटर क्या दर्शाता है, आपके पास ऑप्शन में हो चाल दर्शाता है, आपके पास ऑप्शन में हो औसत चाल दर्शाता है, आपके पास ऑप्शन में हो ताक्षणिक चाल दर्शाता है, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ताक्षणिक चाल। अर्थात वाहनों का जो स्पीडोमीटर होता है वो इसकी ताक्षणिक चाल को दर्शाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं त्वरण। देखो दोस्तों, त्वरण जिस प्रकार से अपन ने वेग पढ़ा, चाल पढ़ा, संबंध क्या था, दूरी में परिवर्तन क्या कहलाता है, चाल कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। इसी प्रकार यदि अपन वेग में परिवर्तन पढ़े, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाती है। अब वेग में परिवर्तन कब होगा, देखो मान लेते हैं कि आपके पास दो वेग दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है अंतिम वेग, जिसको मान लेते हैं अपन v। एक होता है आपके पास प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और इसको मान लेते हैं अपन u। अब वेग में परिवर्तन कब होगा, जब प्रारंभिक वेग आपके पास अलग है और अंतिम वेग आपके पास अलग है। तो वेग में परिवर्तन कब होगा, जब अपन कर देंगे यहां पे v माइनस u, वेग में परिवर्तन हो गया। और दर हमेशा किसको डिनोट करता है, समय को। दर हमेशा किसको डिनोट करता है, समय को। तो वेग में परिवर्तन और नीचे क्या आ जाएगा, समय, और बराबर में क्या कहलाता है, ये त्वरण कहलाता है। और इस प्रकार से ये त्वरण की एक परिभाषा बन जाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। यदि यहाँ पे अपन वज्र गुणन करते हैं तो t किससे गुणा हो जाएगा, a से, और क्या बन जाएगा, at बराबर v माइनस u। यदि ये u इधर आ जाएगा तो प्लस चिन्ह हो जाएगा और मान बन जाएगा v बराबर u प्लस at। और इसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन की गति का, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण। प्रश्न आपके पास आ जाए, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण क्या इंगित करता है, तो अपन बोल सकते हैं कि त्वरण की परिभाषा को इंगित करता है। या प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके आपसे ऐसे पूछ ले कि त्वरण पर आधारित न्यूटन का गति का समीकरण कौन सा है, तो अपन बोल देंगे कि त्वरण पर आधारित न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण होता है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें मंदन की, एक शब्द आता है आपके पास मंदन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कमी। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कमी। यदि इस समीकरण में इस अंतिम वेग का मान कम हो जाए, इस अंतिम वेग का मान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इस समीकरण में अपन देखते हैं आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी दोस्तों, नेगेटिव। अर्थात इस मंदन में जो माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह जो काम आएगा वो इसकी क्या दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। अर्थात वेग में कमी को क्या कहते हैं अपन, मंदन कहते हैं। इस त्वरण की परिभाषा में यदि इस वेग के मान में कमी आ जाती है तो वो कमी किसको इंगित करती है, मंदन को इंगित करती है। अब देखो दोस्तों, एग्जाम में वेग, चाल, विस्थापन, त्वरण और दूरी के आधार पे कुछ ग्राफ दिए होते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से यह ग्राफ क्या इंगित करता है, निम्न में से यह ग्राफ क्या है। तो देखो आइए बात करते हैं अपन ग्राफ के बारे में। ये ग्राफ आते हैं एग्जाम में दो प्रकार से। एक तो आपके पास आता है
दूरी या विस्थापन तथा समय के मध्य, और दूसरा आपके पास आता है वेग या चाल, वेग या चाल तथा समय के मध्य। अब देखो दूरी, विस्थापन तथा समय के मध्य ये ग्राफ एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 प्रकार से। मान लेते हैं जो एक्स अक्ष है वो समय को इंगित कर रहा है तथा वाई अक्ष है वो दूरी या फिर विस्थापन को इंगित कर रहा है। अब देखो दोस्तों, मान लेते हैं आपके पास पहला ग्राफ दिया हुआ है इस प्रकार का, और एग्जाम में प्रश्न आ गया कि 1 नंबर का ग्राफ क्या इंगित करता है। तो देखो दोस्तों, ये आपके पास 0 है, मूल बिंदु है, और इससे यदि ये ऊपर की ओर चलते हैं तो क्या तय हो रही है, दूरी तय हो रही है। और यदि एक्स अक्ष की ओर चलते हैं तो अपन कह देंगे आपके पास क्या बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है। तो देखो एक व्यक्ति है जो यहां से लगातार समय बढ़ रहा है और दूरी का मान बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब अपन कहेंगे कि दूरी तो इसमें क्या होगी, स्थिर होगी, समय क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो पहला नंबर का ये जो ग्राफ हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, लगातार समय बढ़ने के साथ स्थिर दूरी या विस्थापन। देखो दोस्तों, यहां पे समय का मान लगातार बढ़ रहा है लेकिन दूरी या विस्थापन का मान बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। यदि मान लेते हैं कि आपके पास दूसरा ग्राफ इस प्रकार का दिया हुआ है, दूसरा ग्राफ इस प्रकार का दिया हुआ है, तो ये क्या इंगित करेगा, वो देखो ऐसा संभव है क्या कि समय का मान तो रुक जाए और दूरी का मान लगातार बढ़ते जाए। जैसे कि यदि मैं बात करूं कि 8 बजे आप सीकर में थे, तो क्या ऐसा संभव है क्या कि 8 बजे आप जयपुर में भी होंगे, नहीं होगा ना। तो ये आपके पास 2 नंबर का जो ग्राफ आता है इसे अपन क्या बोलेंगे, असंभव ग्राफ। अर्थात 2 नंबर का जो ग्राफ है इसे असंभव ग्राफ बोलते हैं। ऐसा ग्राफ कभी भी संभव नहीं हो सकता, ऐसा ग्राफ कभी संभव नहीं होता कि दूरी का मान अपन लगातार तय करते रहे लेकिन समय का मान स्थिर हो जाए। इसलिए इसे अपन कौन सा ग्राफ बोलेंगे, असंभव ग्राफ बोलेंगे। तीसरा आपके पास आता है इस प्रकार से, एक सरल रेखा के रूप में। इस सरल रेखा का मतलब यह है कि जितना समय तय करेंगे उसी अनुपात में अपन दूरी तय कर रहे हैं, अगले समय में उतनी ही समय में उतनी ही दूरी तय करेंगे। इसका मतलब इसे कहते हैं अपन एक समान गति। अर्थात एक समान गति के रूप में अपन एक दूरी एक निश्चित समय में तय कर रहे हैं, तो इसे अपन कौन सा कहेंगे, एक समान गति। चौथा आपके पास आ जाता है इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोस्तों, यहां से लगातार अपन यदि ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं तो देखो आगे की ओर समय का मान तो लगातार बढ़ता जा रहा है और दूरी का मान देखो एक स्थान पे यदि आगे की ओर बढ़ेंगे तो दूरी या विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब अपन कहेंगे दूरी तथा विस्थापन के घटने के साथ, दूरी या विस्थापन के घटने के साथ दूरी या विस्थापन के घटने के साथ समय में वृद्धि
और एक 5 नंबर का जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, जो क्या हो जाएगा, इसका भी विपरीत है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे यदि अपन ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो दूरी का मान तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा, और समय का मान क्या हो जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, समय के घटने के साथ दूरी या विस्थापन में वृद्धि। इस प्रकार से आपके एग्जाम में ये 5 प्रकार के ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको देखो इस एक ही ग्राफ में 5 प्रकार के ग्राफ हैं। एग्जाम में यदि आपके पास प्रश्न आएगा तो देखो इस प्रकार से आएगा, निम्न में से असंभव ग्राफ है, और आपके पास एक दे देगा इस प्रकार से, ये हो गया समय और ये हो गया दूरी। एक तो दे देगा आपके पास इस प्रकार से, एक दे देगा आपको इस प्रकार से, एक दे देगा आपको इस प्रकार से, और एक दे देगा आपको इस प्रकार से। सब में ये समय है, ये दूरी है, ये समय है और ये दूरी है। तो आप बताओ आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने यहाँ पे पढ़ा है कि ये 2 नंबर का जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ है, ये यहाँ पे एक असंभव ग्राफ है, और इसी कारण से ये आपका आंसर, यदि ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी हो, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि यदि एग्जामिनर इस समय के स्थान पर, यदि इस समय को तो वो क्या कर दे, दूरी बना दे, क्या बना दे दोस्तों, दूरी बना दे, और इस दूरी के स्थान पर समय कर दे, क्या कर दे दोस्तों, समय कर दे, तो अब आपका आंसर ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब देखो समय का मान विपरीत हो गया है, इसलिए ग्राफ का मान भी क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। जो पहले ऊपर की ओर जा रहा था अब कहां पे जाएगा, सीधा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, दूरी के सापेक्ष, जिसको अपन क्या बोलेंगे, दूरी के सापेक्ष जो ग्राफ जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका असंभव ग्राफ कहलाएगा। और इस प्रकार से आपकी जो दूरी, विस्थापन तथा समय के जो ग्राफ होते हैं वो इसमें 5 प्रकार के ग्राफ दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार यदि मैं दूसरी यदि बात करूं तो दूसरा मैंने आपको बताया था वेग या चाल तथा समय। तो दोस्तों इसमें भी सेम वही बात है, आपके पास यदि इस प्रकार के 5 ग्राफ दिए हुए हों, जैसे ये आपके पास हो गया पहले नंबर का, ये आपके पास हो गया दूसरे नंबर का, ये आपके पास हो गया तीसरा नंबर का, ये हो गया चौथा नंबर का, और ये हो गया 5 नंबर का, और ये आपको दर्शाया गया है समय, और यहाँ पे हो जाएगा वेग या फिर अपन कह सकते हैं चाल। तो देखो दोस्तों पहला आपका क्या हो जाएगा ग्राफ, कि समय का मान लगातार बढ़ रहा है लेकिन वेग का मान क्या कर दिया मैंने, स्थिर कर दिया। जैसे यदि अपन बात करते हैं कि अपने कोई वाहन चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि अपन एक स्पीड फिक्स कर दी अपन ने कि मेरे को चलना है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना है। तो मैंने इस वेग या चाल को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया, लेकिन समय तो लगातार बढ़ेगा। 8 बजने के बाद 9 भी बजेंगे, 9 बजने के बाद 10 भी बजेंगे, लेकिन इसके चाल के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए पहला ग्राफ क्या इंगित करेगा, समय बढ़ने के साथ साथ स्थिर चाल को। समय तो बढ़ रहा है और चाल या वेग का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे स्थिर है, ये नहीं बढ़ रहा है। तो पहला ग्राफ क्या हो जाएगा, स्थिर वेग या चाल के साथ बढ़ते हुए समय के मान को। दूसरे यदि मैं बात करूं तो वही बात, यहाँ पे 2 नंबर का ग्राफ है वो क्या कहलाएगा, असंभव ग्राफ कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ऐसा कदापि संभव नहीं होता है कि समय का मान तो क्या हो जाए, रुक जाए, और वेग या चाल का मान लगातार बढ़ता जाए, क्योंकि समय तो क्या है, गतिशील है, जो लगातार क्या रहता है, बढ़ता रहता है। 3 नंबर का ग्राफ की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो एक निश्चित समय में निश्चित चाल, निश्चित समय में निश्चित चाल का मतलब है कि एक समान
त्वरण के मान से यहाँ पे वेग या चाल चल रहा है। एक समान का मतलब एक निश्चित कर दिया कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर हो गया, 2 घंटे में 120 हो गया, 3 घंटे में 180 हो गया, और आपके पास एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। तो 3 नंबर का जो ग्राफ है वो स्थिर त्वरण के मान को व्यक्त करता है। 4 नंबर का जो ग्राफ है वो देखो यहाँ पे 4 नंबर का आगे जाके नीचे आ जाएगा। इसका मतलब वेग या चाल में कमी हो जाएगी, समय का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि वेग तथा चाल के घटते हुए क्रम के साथ समय का बढ़ता हुआ मान, या अपन कह सकते हैं समय बढ़ने के साथ साथ वेग तथा चाल में कमी। और इसी प्रकार से यदि 5 नंबर का आपको ग्राफ पूछ लिया जाए तो 5 नंबर का ग्राफ ये इंगित करता है कि एक समय में समय तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन वेग और चाल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात अपन कहेंगे घटते हुए समय के साथ वेग तथा चाल में वृद्धि के मान को कौन सा ग्राफ व्यक्त करेगा, 5 नंबर का ग्राफ व्यक्त करेगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, जैसे कि आपके पास एक प्रश्न आ गया, मुक्त अवस्था में गिरते हुए किसी पिंड के द्वारा तय की गई कुल दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होती है। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा मैंने क्या बताई थी आपको, वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अर्थात परिभाषा क्या हो जाएगी, वेग में परिवर्तन बटे समय। देखो दोस्तों, यहां पे वेग में परिवर्तन, ये तो आ गया आपके पास त्वरण, इसको अपन लिख सकते हैं वेग बटे समय, ये आपके पास हो गया त्वरण। अब देखो दोस्तों, यहां पे वेग को यदि मैं अलग करके लिख दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, वेग गुणा 1 बटे समय। इसी प्रकार त्वरण बराबर वेग की परिभाषा अपन पहले पढ़ चुके हैं, क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन। अर्थात वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, विस्थापन बटे समय, और ये आपके पास पहले से दिया हुआ है 1 बटे समय। त्वरण की परिभाषा में आपके पास हो जाएगा त्वरण बराबर विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। यदि अपन यहां पे इसे वज्र गुणन करेंगे तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, विस्थापन बराबर त्वरण गुणा समय का वर्ग। यहां पे देखो दोस्तों, यदि इस त्वरण को मैं क्या मान लूं, नियत मान लूं, तो यह समीकरण क्या बन जाएगा, विस्थापन समानुपाती समय का स्क्वायर। और विस्थापन को यदि अपन दूरी मान लेते हैं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यदि विस्थापन का मान दूरी के समान होता है तो दोनों मान क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए इस विस्थापन को यदि मैं दूरी मान लूं तो दूरी का मान किसके समानुपाती हो गया, समय के वर्ग के। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यहां पे दिया हुआ क्या है कि कुल दूरी निम्न में से किसके समानुपाती होती है। तो अपन यहां पे देख पा रहे हैं कि कुल दूरी किसके समानुपाती हो जाएगी, समय के वर्ग के समानुपाती हो जाएगी। आगे देखो दोस्तों, एक शब्द आता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, पलायन वेग। एस्केप वेलोसिटी। देखो दोस्तों, पलायन वेग से क्या मतलब होता है, ऐसा वेग जिस वेग से अपन यदि किसी वस्तु को अंतरिक्ष की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु वापस पृथ्वी की ओर नहीं आ पाती है, उस वेग के मान को अपन क्या कहेंगे,
पलायन वेग कहेंगे। वह वस्तु जिसे उस वेग से अंतरिक्ष की ओर फेंका जाता है जिस वेग से वह वापस पृथ्वी की ओर वापस नहीं आती है, उस वेग के मान को अपन क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं। इसके लिए देखो, इस पलायन वेग का मान निश्चित होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अक्सर बार एग्जाम में केवल इतना सा पूछ लिया जाता है कि पलायन वेग का मान कितना होता है। क्या पूछ लिया जाता है? पलायन वेग का मान कितना होता है, तो अपन क्या बोलेंगे? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय कर ली? 11.2 किलोमीटर की। यदि इसका फॉर्मूले की यदि मैं बात करूं तो v बराबर होता है √2rg। ये इसका फॉर्मूला होता है। और यदि मैं इस फॉर्मूले की यदि बात करूं तो यहां पे देखो r का जो मान होता है इसे अपन बोलते हैं पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या जिसका मान कितना माना जाता है? 6400 किलोमीटर। कितना माना जाता है दोस्तों? 6400 किलोमीटर। और ये जो g होता है इसे बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये एक प्रकार का त्वरण होता है जो पृथ्वी के केंद्र के रूप में लगता है। इसका मतलब है कि ये प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, जो कहां पर पाया जाता है? पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में इस जी का मान कितना होता है? 0 होता है। और बाकी यदि मैं बात करूं तो जी का मान जो माना जाता है वो कितना माना जाता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे देखो दोस्तों, जैसे कि यदि अपन बात करें कि न्यूटन के गति के जो समीकरण होते हैं, वो न्यूटन ने गति के समीकरण 3 प्रकार के दिए हैं। अब देखो कौन कौन से होते हैं। न्यूटन ने गति के कितने समीकरण दिए हैं? न्यूटन के गति के समीकरण, न्यूटन ने अपनी गति के 3 समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण आपके पास आ जाता है v बराबर u प्लस at। दूसरा आपके पास आ जाता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तीसरा आपके पास आ जाता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो एग्जाम में कई बार तो क्या होता है कि आपको डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से न्यूटन की गति का पहला समीकरण कौन सा है, निम्न में से न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण कौन सा है, निम्न में से न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण कौन सा है। लेकिन अक्सर बार क्या कर दिया जाता है कि इन्हीं समीकरणों को क्या कर दिया जाता है? गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। और कई बार क्या पूछ लिया जाता है? गुरुत्वीय त्वरण के बिना। कई बार क्या पूछ लिया जाता है? गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। अब देखो होता क्या है, एक तो होता है कि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए और एक होती है कोई वस्तु नीचे की ओर फेंकी जाए। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तब तो अपन इस g के मान को, जो त्वरण का मान है, इस g के मान को अपन क्या लेंगे? माइनस का g। और यदि कोई वस्तु नीचे की ओर आती है तो अपन इस a को क्या लेंगे? प्लस का g। तो आपके पास प्रश्न क्या आ जाए? यदि प्रश्न आपके पास डायरेक्ट दिया हुआ हो कि न्यूटन की गति का पहला समीकरण क्या है, तो अपन क्या बोल देंगे? v बराबर u प्लस at। लेकिन यदि प्रश्न आपके पास इस प्रकार से दिया हुआ हो कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन न्यूटन की गति का समीकरण कौन सा है, तो अपन बोल देंगे कि पहला समीकरण तो क्या हो जाएगा? v बराबर u माइनस जी टी।
क्यों? क्योंकि एक के स्थान पे अपने को क्या लिखना है, -g लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा s बराबर ut माइनस 1/2 GT², और इसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा v² बराबर u² माइनस 2GS। इसी प्रकार से यदि अपन नीचे की ओर कोई वस्तु आ रही है तो इसके पास पहला समीकरण तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस GT, दूसरा हो जाएगा s बराबर ut प्लस 1/2 GT², और तीसरा हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2GS। इस प्रकार के ये सारे के सारे समीकरण, यदि न्यूटन के गति के आपको डायरेक्ट समीकरण पूछ लिए जाए तो हो जाएगा v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस 1/2 AT², v² बराबर u² प्लस 2AS, और यहां पे हो जाएगा v बराबर u माइनस GT, s बराबर ut माइनस 1/2 GT², v² बराबर u² माइनस 2GS। कब? जब आपके पास प्रश्न दिया हुआ हो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, जब वस्तु कहां पे जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ पे हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, लेकिन जब वस्तु कहां पे आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो आपके पास एक का मान क्या हो जाएगा, प्लस का G। ठीक है दोस्तों, बाकी आगे की वीडियो में अपन बात करेंगे बल की तथा बल से संबंधित जो भी मतलब बल आघूर्ण होगा, इसके अलावा और भी जो बल से संबंधित जो बल के प्रकार होंगे उनके बारे में, वीडियो के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।